कश्मीर के जम्मू घाटियों में एक बार फिर से सर्दियां अपने चरम पर थीं। हर तरफ केवल कोहरा और धुंध छाया हुआ था। लक्ष्मी, जो हाल ही में अपने पति की मृत्यु के बाद बिहार से कश्मीर तक का सफ़र तय करती है, बिहार में वो अपने पति और बेटे के साथ एक किराए के मकान में रहती थी, परंतु अब आय का कोई जरिया नहीं था। इसीलिए वो अपनी सास के पास कश्मीर आकर बस जाती है। जम्मू घाटी की ये बर्फ और कड़ाके की ठंड उसके लिए एक नया अनुभव था। माँ जी, मुझे शहर में एक घर में काम करने को मिल गया है। अब मैं कल से वहाँ काम करने जाया करूँगी, परंतु उन लोगों की एक शर्त है कि मुझे वहीं पर रहना पड़ेगा और दिन रात उनके घर में काम करना पड़ेगा। तो माँ जी, आप राजू का यहाँ पर ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ उसके पास नहीं रह सकती हूँ, वरना मैं काम कैसे करूँगी। देखो बहू, तुम राजू को भी अपने साथ शहर ले जाओ। वहाँ घरों में हीटर रहेगा तो बच्ची को ठंड नहीं लगेगी। वो कश्मीर में नया नया आया है, यहाँ गांव में रहेगा तो उसे ठंड लग जाएगी। हमारा घर भी वैसे कच्चा टूटा फूटा हुआ सा है। लक्ष्मी अपनी सास की बात मान लेती है। अगले दिन वो अपने बेटे राजू को लेकर शहर में आ जाती है। घर के बाहर उसकी मालकिन खड़ी थी। वो एक बहुत खड़ूस और लालची महिला थी। अरे लक्ष्मी, तुमने इतनी देर कर दी। मैंने तुमसे सुबह सुबह आने को कहा था ना। और ये क्या, तुम अपने बेटे को भी लेकर यहाँ चली आई? ये मेरा घर है, कोई चिड़ियाघर नहीं जो अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ पर बस जाओ। ये तुमने ठीक नहीं किया। नहीं नहीं मालकिन, ये मेरा बेटा घर में एक कोने में पड़ा रहेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। दरअसल ये कश्मीर में नया नया आया है, इसे ठंड लग जाएगी गांव में। यहाँ घरों में हीटर रहेगा तो इसे ठंड नहीं लगेगी। कृपया हमारे ऊपर ये एहसान कर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ रह सकता है, परंतु जो मैंने तुम्हें कमरा दिया है बस उसी तक ये सीमित रहे। उससे बाहर ना निकले तो ही अच्छा रहेगा। अगर मेरे घर में इसने कदम भी रखा तो मैं तुम दोनों को यहाँ से भगा दूंगी। शाम का वक्त था। सभी बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। उनमें से एक मालकिन का बेटा भी था, परंतु राजू घर के गेट के बाहर बस खड़ा था। अरे कार्तिक, अपनी नौकरानी के बेटे को तो देखो किस तरह ठंड से कांप रहा है। लगता है ये इस कश्मीर में पहली बार आया है। बिल्कुल सही कहा। ये कार्तिक भी जब पहली बार कश्मीर आया था तो इसी तरह ठंड से कांप रहा था। इसका स्वभाव तो बिल्कुल अपने नौकर पर गया है। उन लोगों की बातें सुनकर उसे बेइज्जती महसूस होती है। मनी मन उसे राजू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर के अंदर आकर वो अपनी माँ से राजू की शिकायत करता है। माँ, आपको पता है इस नौकरानी के बेटे के कारण मेरी बाहर कितनी बेइज्जती हुई। मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। आप इसे इस घर से भगा दीजिए, वरना मैं यहाँ नहीं रहूँगा। या तो ये यहाँ रहेगा या तो मैं। मुझे आप वापस हॉस्टल भेज दीजिए। अरे नहीं बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम हॉस्टल क्यों जाओगे? अगर कोई जाएगा यहाँ से तो ये नौकरानी का बेटा। अब ये यहाँ नहीं रह सकता है। ऐ नौकरानी, तुम अपने बेटे को वापस गांव छोड़ दो। अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे घर में काम करो तो इसे वापस छोड़ाओ। लक्ष्मी उदास थी, परंतु उसे काम की भी सख्त जरूरत थी। लक्ष्मी को अपने बेटे को लेकर वापस गांव आना पड़ा। वो जब अंदर आती है तो उसकी सास ये देखकर हैरान हो जाती है। वो फिर उससे पूछती है, अरे ये क्या बहू, तुम लोग वापस क्यों आ गए? और इस वक्त क्या बात है? मुझे बताओ बहू।
वो माँ जी, दरअसल बात ये है, शहर में जिन मालकिन के यहाँ मैं रहती हूँ, उन्होंने मेरे बेटे को अपने घर रखने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे उनके यहाँ काम करना है तो अपने बेटे को वापस छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसे यहाँ गांव वापस लेकर चली आई हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी की सास बहुत उदास हो जाती हैं। देखिए माँ जी, मुझे इसी वक्त वापस शहर निकलना पड़ेगा, वरना वो मेरी तनख्वाह काट देंगी। माँ जी आप राजू का अच्छे से ख्याल रखिएगा। अगर उसका मन ना लगे तो उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना दिया करिएगा। अच्छा, अब मैं वापस चलती हूँ, अपना और राजू का ध्यान रखिएगा। रात बहुत हो चुकी थी, परंतु फिर भी लक्ष्मी को वापस शहर के लिए निकलना पड़ता है। रात का वक्त था। राजू को जब नींद नहीं आ रही थी तब उसकी दादी माँ उसे कहानियाँ सुना रही थी। दादी माँ आपको पता है, वो शहर वाली आंटी माँ पर बहुत चिल्लाती हैं। वो उन्हें बहुत बुरा भला सुनाती हैं। ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है। पता है, अगर हमारे पास पैसे होते तो माँ को वहाँ काम ही ना करना पड़ता। जानती हूँ बेटा, हालात हमसे क्या क्या नहीं करवाता है। तुझे पता है, तेरे बाबा पहले छोले पूड़ी की दुकान लगाया करते थे। छोटा सा ठेला था, परंतु बहुत मुनाफा होता था। हर कोई उनके हाथ का छोला पूड़ी खाने के लिए दूर दूर से आता था। परंतु हमारा भाग्य तो देखो। दादी माँ, अगर यहाँ के लोगों को छोला पूड़ी पसंद है तो हम लोगों को भी एक छोला पूड़ी का ठेला लगाना चाहिए। इससे हमें मुनाफा होगा और माँ को वहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा। बताइए ना दादी माँ, क्या आपको छोला पूड़ी बनाने आता है? कुछ तो बोलिए दादी माँ। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा तो केवल पूड़ियाँ छाना करते थे। छोले तो मैं ही घर से बनाकर भेजा करती थी। लोग हाथ चाटते रह जाते थे। परंतु अब के समय में ये कार्य बहुत मुश्किल है। हमारे पास तो ठेला भी नहीं है और इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम कोई नया ठेला खरीद सकें। समझा बेटा? दादी माँ, क्या हम लोग कुछ पैसे उधार लेकर ठेला और राशन नहीं खरीद सकते? देखिए ना दादी माँ, गांव में ठंड का मौसम है। हम लोग जब गर्मा गर्म छोले पूड़ी बनाएंगे तो लोग उसे खाकर बहुत प्रसन्न होंगे और हमारे ठेले पर कुछ दिनों में लाइन ही लाइन लगेगी। बच्ची की बात सुनकर कांता भी सोच में पड़ जाती है। उसे उसकी बात में दम लग रहा था। कांता को भी अपनी बहू का दूसरों के यहाँ काम करने जाना और ताने सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो फैसला करती है कि वो अगले दिन अपने भाई भाभी के यहाँ कुछ पैसे उधार मांगने के लिए जाएगी। अगले दिन ही कांता 2 घंटे का सफ़र पूरा करके अपने भाई के घर पर पहुंच जाती है। अरे कांता, कांता तुम यहाँ पर? बताओ कितने दिन हो गए? अब तुम आ रही हो? अपने भैया की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती हो। सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ कांता, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो तुम्हें हमारी बिल्कुल याद नहीं आती है। हमारे 50वें सालगिरह में भी तुम नहीं आई। ऐसा क्यों भाई? भैया भाभी, आप लोग तो जानते ही है ना, अभी अभी ही मेरे बेटे की मृत्यु हुई थी। अपने बहू और पोते को छोड़कर भला मैं यहाँ पर आनंदोत्सव मनाने कैसे आ सकती थी? मेरे बेटे और बहू भी पहली बार यहाँ कश्मीर आए थे।
अरे माफ करना कांता, सच में मेरे दिमाग से निकल गया था। मुझे माफ कर देना। खुद की कोई औलाद नहीं है, इसीलिए भूल जाती हूँ ये सारी बातें। ऐसा मत कहिए भाभी, भला इसमें आपकी क्या गलती थी। अब आपको भगवान ने संतान का सुख नहीं दिया तो इसमें अब क्या कर सकते हैं। शायद इसके पीछे भी कोई वजह रही होगी। शायद यही वजह कि मेरी तरह आपको ये दुख ना झेलना पड़ता। वैसे भैया, मैं यहाँ पर आपसे कुछ पैसे उधार मांगने आई हूँ। क्या मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? मुझे बहुत ज़रूरत है। घर में बहुत दिनों से राशन तक नहीं आया। मैं ये पैसे आपको बाद में लौटा दूंगी। मुझे अपना एक ठेला लगाना है जिससे हमारी आय बन सके। अरे अरे कांता, तुम इतने मुसीबतों से जूझ रही हो और तुमने हमें बताया तक नहीं। हमें पहले बताती तो हम तुम्हारी और मदद कर सकते थे। बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए? सच में अब तो ऐसा लग रहा है कि तुमने हमें पराया ही कर दिया है। हाँ कांता, अगर कोई ज़रूरत हो तो हमसे बता दिया करो। हम तुम्हारी हर कीमत पर मदद करेंगे। तुम मेरी बहन जैसी हो और कोई ज़रूरत नहीं है ये पैसे वापस लौटाने की। नहीं भाभी, मुझे तो पहले पैसों की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। बस खुद का पेट पालना था। बेटा और बहू तो अपना अच्छा जीवन कर रहे थे, परंतु ये आंधी न जाने कहाँ से चली आई। अब बस आप लोगों की मदद चाहिए। थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मैं बाद में ये पैसे हर हाल में आप लोग को लौटा दूंगी। अरे कांता, तुम बात बात पर हमें यूं पराया क्यों महसूस करवा रही हो? ये पैसे ले जाओ और कोई ज़रूरत नहीं है इन पैसों को वापस करने की। मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। अगले दिन से कांता अपना ठेला लगाना शुरू कर देती है, परंतु पूरे दिन में केवल 1-2 ग्राहक ही उसके दुकान पर आते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। फायदा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, उल्टा दुगना घाटा हो चुका था। अरे दादी माँ, ये क्या? आपने तो कहा था यहाँ गांव के लोगों को छोले पूड़ी बहुत पसंद है, परंतु हमारे दुकान पर आज पूरे दिन में केवल 3 ग्राहक आए थे, वो भी आधे आधे प्लेट खाए थे। हमारा तो घाटा हो गया। हाँ बेटा, घाटा तो हो ही गया। अभी हमारे गांव वालों को ज़्यादातर इस ठेले के बारे में पता ही नहीं है। लोगों को जब पता चलेगा तभी तो हमारे ठेले पर आएंगे। भगवान की दया से सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा बेटा। आप चिंता मत करिए दादी माँ, कल सुबह ही मैं अपने दोस्तों को और अन्य गांव वालों को इस ठेले के बारे में बताऊंगा। कल से हमारे इस ठेले पर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। आप बिल्कुल बेचिंता मत करिए, हमारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। और ऐसा ही होता है। अगले दिन से ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। जो भी आता बस तारीफ करके जाता। पूरा दिन मेहनत करने के बाद दोनों दादी पोता बहुत थक गए थे। शाम को वो लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। अरे दादी माँ, आपने देखा ना, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। हमारे ठेले पर तो भीड़ लग गई थी। मैंने देखा था लोग शहर से भी हमारे ठेले पर खाना खाने के लिए आ रहे थे। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। अब हमें माँ को शहर से वापस गांव बुला लेना चाहिए। बताइए दादी माँ। अरे नहीं राजू बेटा, बस कुछ दिनों में तेरी माँ का शहर में 1 महीना पूरा हो जाएगा। फिर वो वहाँ से तेरे लिए स्वेटर लेकर ज़रूर आएगी। तू देखना, तब वो ये सब देखकर खुश हो जाएगी और हम उसे सारी बातें बता देंगे। तब तक के लिए तू उसे कुछ भी नहीं बताएगा, समझा? 2 दिन बाद जब लक्ष्मी गांव आती है तो ये दृश्य देखकर वो अचंभित रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
अरे दादी माँ वो देखिए, वो माँ है। माँ वापस आ गई। वो मेरे लिए स्वेटर जरूर लेकर आई होंगी। माँ। राजू दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे अरे माँ, आप आ गई। आप मेरे लिए स्वेटर तो लेकर आई हैं, बोलिए ना माँ। हाँ हाँ बेटा, मैं तेरे लिए स्वेटर लेकर आई हूँ, परंतु ये सब क्या है? ये ठेला और ये इतने लोगों की भीड़, ये सब क्या है? शाम होने वाली है माँ, अब ये ठेला बंद हो जाएगा, तब दादी माँ आपको सारी बातें बताएंगी। शाम को जब ठेला बंद होता है तब लक्ष्मी घर के अंदर आती है और फिर अपने सास से पूछती है, ये क्या माँ जी, बाहर वो सब क्या था? वो भीड़, वो ठेला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। आप लोगों ने बताया भी नहीं मुझे। दरअसल बेटा, हम लोगों ने एक नया ठेला लगाया है। अब से हम लोग उस ठेले पर छोले पूड़ी बेचा करेंगे। उसी से हमारी जो कमाई होगी उससे घर चलेगा। तुम्हें भी अब दूसरों के यहाँ जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। पर माँ जी, अचानक से ये सब, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिरकार आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो आप ये ठेला ला सकी, और ऊपर से राशन। दरअसल ये पैसे मैं अपने भैया भाभी के घर से उधार लेकर आई थी। अब देखो, 2 दिन बाद से ही हमारे इस ठेले पर भीड़ लगने लगी है, और ये आइडिया तुम्हारे बेटे का था। उसी ने मुझसे ये ठेला लगाने को कहा। ये सुनकर लक्ष्मी आश्चर्यचकित रह जाती है। ये क्या राजू, ये ठेले का उपाय तुम्हारा था, परंतु ये सब तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तुम्हें कैसे पता तुम्हारी दादी ये सब जानती हैं? दादी माँ ने ही मुझे बताया था कि वो छोले पूड़ी बहुत अच्छा बनाती हैं, और मैं भी चाहता था कि हमारी खुद की रेहड़ी हो, जिससे आपको दूसरों के यहाँ काम ना करना पड़े और दूसरों से ताना भी ना सुनना पड़े। इसीलिए हम लोगों ने मिलकर ये ठेला लगाया। अगले दिन लक्ष्मी शहर पहुंचती है। दीदी, माफ कीजिएगा, परंतु कल से मैं काम पर नहीं आ सकूंगी। दरअसल मेरी सास ने एक रेहड़ी खरीदी है। अब बस मैं अपनी सास के साथ वहीं काम करूंगी, उनके काम में हाथ बटाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा कृपया। ऐसे ही एक दिन की बात है। लक्ष्मी के मालकिन का जो पति था रघु, अपनी पत्नी से कहता है, अरे गोमती, तुम्हें पता है हमने जो नौकरानी रखी थी उसने हमारे ही पीठ में चाकू घोंप दिया। पता है वो अपने सास के साथ मिलके गांव में छोले पूड़ी की रेहड़ी लगा रही है, जिसके कारण हमारे रेस्टोरेंट पर कोई भी नहीं आ रहा है। सब उसके ठेले पर जा रहे हैं। दूर दूर से शहर के लोग भी उसके ठेले पर ही जा रहे हैं। मुझे ये तो पता था कि वो अपनी सास के साथ मिलके एक ठेला लगा रही है, परंतु इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनका ठेला इतनी प्रगति कर रहा है। उनके ठेले पर दूर दूर से लोग जा रहे हैं। आखिरकार ऐसी क्या बात है? हमें कुछ तो करना होगा, है ना? हाँ, पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारा ये काम खतरे में आ जाएगा भाग्यवान। वैसे तुम्हें याद है, तुमने एक बार उस लक्ष्मी को जब उसका बेटा बीमार था तो कुछ पैसों की मदद की थी। तुम वो पैसे वापस ले सकती हो, और वो भी ज़्यादा ब्याज करके। इससे वो लोग घबरा कर अपना ठेला ही बेच देंगे। वैसे बात तो आपकी सही है। लक्ष्मी थोड़ा थोड़ा करके मुझे पैसे लौटाया करती है, परंतु मैं एक साथ जब उससे सारे पैसे मांगूंगी और वो भी इतने ज़्यादा ब्याज पर, तो वो लौटा ना सकेगी और मजबूरी में आकर अपना ठेला बेच देगी। ये सही रहेगा। दोपहर में गोमती लक्ष्मी के घर पर पहुंचती है।
अरे अरे दीदी, आप यहाँ कैसे? बताइए क्या हुआ? हाँ लक्ष्मी, पर अब तो तुम मेरे यहाँ काम नहीं करोगी। मतलब तुम्हें याद तो है ना, एक बार जब तुम्हारा बेटा बीमार था और अस्पताल में भर्ती था, तब मैंने तुम्हें कुछ पैसे उधार दिए थे। कहीं अब तुम उस बात को भूल तो नहीं गई लक्ष्मी? हाँ दीदी, मुझे याद है, भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। नहीं नहीं लक्ष्मी, धीरे धीरे करके नहीं, मुझे मेरे सारे पैसे एक साथ चाहिए, और वो भी कल ही। तुम्हें पता है, मेरे पति को इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर ये पैसे मैं अपने पति को ले जाकर नहीं दूंगी तो वो मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि हमारी लड़ाई हो? ये क्या दीदी, इतने पैसे एक साथ, और वो भी कल ही? आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? भला मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? देखो, वो तुम्हारी परेशानी है, और दूसरी बात, मुझे उन पैसों पर ब्याज भी चाहिए। तुम ब्याज देने को तैयार हो ना? देखो, मैंने तुम्हारी मदद की थी तुम्हारे बुरे वक्त में, अब तुम्हें भी मेरे पैसे ब्याज समेत लौटाने पड़ेंगे, वरना मेरा पति मुझ पर गुस्सा करेगा। ब्याज पर पैसे देते वक्त आपने तो कोई भी ब्याज की मांग नहीं की थी। अब अचानक से ये पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अगर आप चाहती हैं मैं आपके यहाँ काम करूँ तो मैं आपके यहाँ फिर से काम पर आ सकती हूँ, पर इस तरह मुझ पर अत्याचार मत कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। नहीं नहीं लक्ष्मी, अब तो मुझे दूसरी काम वाली मिल गई है, तुमसे लाख गुना अच्छी। और बात रही पैसों की, वो तो तुम्हें लौटानी पड़ेगी। अब तुम कैसे लौटाओगी, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक काम करो, अपना वो ठेला बेच दो, फिर मुझे मेरे पैसे लाकर दे देना। लक्ष्मी सारी बातें जाकर अपनी सास को बताती है। ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, उस औरत ने तो हमारा जीना हराम करके रख दिया है। तुम एक काम करो बहू, हमारा ये ठेला बेच जाओ, और जो भी पैसे मिले ब्याज समेत उसे वो लौटा आओ। अब हम क्या कर सकते हैं? और माँ जी, अगर हम लोग वो ठेला बेच देंगे तब तो हमारी कमाई बिल्कुल बंद हो जाएगी, और हम लोग घर कैसे चलाएंगे? अब तो मैं भी किसी लायक नहीं रही। माँ जी, मालकिन ने भी मुझे काम पर रखने से मना कर दिया है। शहर में मैंने बहुत से घर ढूंढे थे, उसके अलावा और कोई घर नहीं मिला था। अब हम क्या करेंगे माँ जी? अब क्या कर सकते हैं बहू, हमारी परिस्थिति हमारा साथ नहीं दे रही, भगवान हमारे साथ नहीं है। शायद ये खुशी बस कुछ पलों की थी, पर तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन जब गोमती का पति सो रहा था, तब उसके सपने में एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं। अरे पिताजी, आप यहाँ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? वैसे तो ये एक सपना ही है, परंतु मैं हकीकत में तुमसे मिलने आया हूँ बेटा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम वही दीनपाल हो जो मेरा इतना मान सम्मान करते थे, और आज लालच के चक्कर में तुम दूसरों का घर उजाड़ रहे। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैंने किसका घर उजाड़ा है भला? तुम्हें पता है, लक्ष्मी का ससुर मेरा सबसे अच्छा मित्र हुआ करता था। हम दोनों यहाँ साथ में ही एक बहुत बड़ा ढाबा चलाया करते थे। हमारी इतनी अच्छी कमाई हुआ करती थी, उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और तुम आज उसके ही परिवार को बर्बाद करने के कगार पर हो। उनका जीवन बर्बाद कर दिया तुमने, ऐसा क्यों किया तुमने? अचानक दीनदयाल का सपना टूट जाता है। उसके सामने उसके पिता मौजूद नहीं थे।
दीनदयाल अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और फिर अपने सपने के बारे में उसे सारी बातें बता देता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, यूं अचानक आज पहली बार पिताजी मेरे सपने में आए हैं। इस तरह की बातें उन्होंने मुझे बताई, सच में बहुत अजीब था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तुम ही बताओ गोमती, मैं उस सपने का क्या मतलब निकालूं? क्या असल में ऐसा कुछ हो सकता है? अब तुम ही कुछ बताओ मुझे। हाँ, मुझे तो लगता है ये सब सच है। दिन का सपना हमेशा सच रहता है और उन्होंने आपके सपने में आकर आपको जो कुछ भी बताया होगा वो अवश्य सच्ची घटना होगी। हमें 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 लक्ष्मी के घर पर जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। हम लोग इस तरह अब बैठे नहीं रह सकते हैं। पर भाग्यवान, वो लोग तो केवल एक नौकर हैं। हम लोग नौकरों से माफी मांगने जाएंगे, ये बात मुझे कुछ अट नहीं रही है। अब तुम ही बताओ, ये अगर ये सपना हकीकत नहीं हुआ तब तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ ना, हमें एक बार सोच समझ कर चलना चाहिए। शायद इन्हीं हरकतों के कारण आज हमारे रेस्टोरेंट की वॉट लगी पड़ी है। कोई भी हमारे रेस्टोरेंट पर जल्दी नहीं आ रहा है। अब हम लोगों को और देरी नहीं करनी चाहिए। अपनी गलती सुधारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अब तो हमें ससुर जी ने भी आकर सही राह दिखाया है। चलिए। उसी वक्त दोनों गांव पहुंचते हैं और लक्ष्मी और उसकी सास को सारी बातें बताते हैं। इतनी अजीब बात है, हमारी जिंदगी खराब कर देने के बाद अब ये सब सोच रहा। माफ कर दो लक्ष्मी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी, आप तो हमारे ससुर जी को जानती होंगी ना, फिर आपने हमें माफ क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बताया ये सब कुछ? मैं तो आज तुम लोगों से पहली बार मिल रही हूँ। राम दयाल को तो मैं अच्छे से जानती थी, वो तो मेरे देवर की तरह थे, बिल्कुल मेरे पति, और उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी। मुझे तो कुछ भी अब समझ नहीं आ रहा है। इसमें समझना क्या है माँ जी, सारी गलती हमारी है, हम माफी के लायक भी नहीं है, परंतु आप लोग हमें माफ कर दीजिए। लक्ष्मी, बोलो, क्या तुमने हमें माफ कर दिया है? कोई बात नहीं दीदी, मैंने आप लोगों को माफ कर दिया। अब तो ये हाथ नीचे कर लीजिए। लक्ष्मी, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे सारे पैसे आज ही लौटा देंगे। तुम लोग वापस से अपना ठेला चालू कर सकोगे। हो सके तो एक बार फिर हमें हमारी गलती के लिए माफ कर देना।